हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 30 दिसंबर 2024 के करंट अफेयर कवर करेंगे। हर एक न्यूज़ इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। करंट अफेयर की पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कल के क्वेश्चन की पहले बात कर लेते हैं। कल मैंने आपसे स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा था। मेरा सवाल ये था कि ये कौन सा खेल है जिसमें एजरा कप खेला जाता है। तो इसका सही आंसर है पोलो। आप में से वो सभी स्टूडेंट के आंसर सही हैं जिन्होंने पोलो आंसर। एजरा कप की शुरुआत सन 1880 में करी गई थी। इसी से आप ये समझ सकते हैं कि कितनी पुरानी ट्रॉफी है ये, जो कि पोलो के खेल में खेली जाती है। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला देता हूँ, क्रिसमस वाले दिन 25 दिसंबर को सुबह मैंने मैराथन ली थी, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की मैराथन मैंने आपको दी हुई है यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसे ज़रूर देख लीजिए, और उस क्लास की जो एनोटेशन फाइल है वो भी टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है आंसर्स के साथ, तो उसको भी आप डाउनलोड कर लीजिए। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। भारत का यह कौन सा एयरपोर्ट है जिसको हाल ही में बेस्ट डोमेस्टिक एयरपोर्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो यह है गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट को सर्वे के दौरान बेस्ट पाया गया है पूरे भारत भर में डोमेस्टिक एयरपोर्ट की कैटेगरी में। आपको पता है साल 2024 में पूरे दुनिया में कई सारे देशों से, करीब आप ये मान लीजिए कि 150 देशों से सर्वे किया गया है। ये सर्वे 1,86,000 लोगों के ऊपर अप्लाई किया गया। इस सर्वे में ये जो एयरपोर्ट है गोवा का मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये बेस्ट पाया गया डोमेस्टिक सर्विसेज देने के लिए। एक और बात ध्यान रखिए, हाल ही में कौन सा देश है जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से सम्मानित किया है? तो ये देश है कुवैत। क्या नाम है? कुवैत। और कुवैत का जो हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, इसको मुबारक अल कबीर के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? मुबारक अल कबीर। ये कौन सा बैंक है जो कि 2025 में होने वाले दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए स्पेशल पार्टनर बना हुआ है? तो ये है पंजाब नेशनल बैंक। और पीएनबी ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के साथ स्पेशल पार्टनर पैक्ट साइन किया हुआ है। अल्टीमेटली कहने का मतलब ये होगा कि इसको स्पॉन्सर करने का काम पंजाब नेशनल बैंक करेगा। अगर आप स्पॉन्सर नहीं जानते हैं तो आप ऐसा समझ लीजिए सीधे से कि जो भी इवेंट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो उसके स्पॉन्सर्स होते हैं वो उसका खर्चा वहन करते हैं। तो इस बार के जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दादा साहब फाल्के होंगे, इसमें जो भी खर्चा आएगा वो पूरा खर्चा पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा वहन किया जाएगा। और इससे इनको क्या मिलेगा? इनकी मार्केटिंग होगी, ऑब्वियस सी बात है। जैसे कि मान लीजिए टाटा आईपीएल है, तो आईपीएल को आगे प्रोसीड करने के लिए तो जो भी खर्चा आता है वो वहन करता है मेनली टाटा। वो मेन ऑफिशियल पार्टनर है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो कि स्पॉन्सरशिप करते रहते हैं। बाय द वे, इस बार के जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है, इनका आयोजन आने वाले 20 फरवरी को किया जाएगा मुंबई में। इंपॉर्टेंट बात यह है कि दादा साहेब फाल्के के साथ कितने रुपए का प्राइज मनी दिया जाता है। तो इसके साथ पहले 10 लाख रुपए का प्राइज मनी दिया जाता था, लेकिन अब यह धनराशि बढ़ा दी गई है। इस टाइम पर 15 लाख रुपए इसको बढ़ाकर कर दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक भारत का पहला स्वदेशी बैंक है। इसकी स्थापना 1894 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे AK गोयल। पूरा नाम है अतुल कुमार गोयल। आईसीआईसीआई बैंक 1994 में स्थापित किया गया। HDFC बैंक भी 1994 में, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में। SBI का हेडक्वार्टर मुंबई है। आईसीआईसीआई का हेडक्वार्टर वडोदरा, और HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई है। HDFC के चेयरपर्सन हैं शशिधर जगदीशन। आईसीआईसीआई के हैं संदीप बख्शी, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। क्या नाम है? चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये बहुत ही लीजेंडरी राइटर थे। इनका नाम है MT वासुदेवन नायर। हाल ही में 91 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कौन सी भाषा के ऑथर थे या राइटर थे? तो ये दरअसल मलयालम ऑथर थे। इन्होंने अपने जीवन में 9 नॉवेल लिखे हुए हैं। कितने? 9 नॉवेल लिखे हैं। इसके अलावा 19 शॉर्ट स्टोरीज के कलेक्शन लिखे हुए हैं, और 54 स्क्रीन प्ले भी लिखे हुए हैं, और साथ में 6 फिल्में इन्होंने डायरेक्ट करी हुई है। तो ये सारा इनका करियर है। और इनके करियर में, क्योंकि ये केरल से बिलोंग करते हैं, तो केरल सरकार का सर्वोच्च सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है।
भारत सरकार की तरफ से देश का तीसरा सर्वोच्च सम्मान भी इनको दिया जा चुका है, पद्म भूषण। 1995 में इनको ज्ञानपीठ अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा एक नई पॉलिसी लॉन्च करी गई है, और ये पॉलिसी एम सैंड इंडस्ट्री के लिए लॉन्च करी गई है। यहाँ पर एम सैंड का मतलब है मैन्युफैक्चर्ड सैंड। सैंड का मतलब रेत होता है। अब एम सैंड किसको बोलते हैं समझिएगा। देखिए, जब कोई बिल्डिंग बनाई जाती है या किसी भी जगह का कंस्ट्रक्शन किया जाता है, तो आपको पता ही है बहुत सारी मोरंग, मिट्टी, रेत और ईंटों का चूरा, ये सब कुछ इकट्ठा हो जाता है। कई बार तो ये ज़्यादातर क्या होता है, वेस्ट हो जाता है ये सारा रेत। लेकिन इसको भी रिसाइकल करके वापस से यूज़ किया जा सकता है। इसकी वजह से आपको पता है 1.5 गुने ज़्यादा तक कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो सकती है। तो इसके लिए राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि अलग से एक इंडस्ट्री सेटअप करी जाएगी, और सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है राजस्थान की कि 2029 तक मैन्युफैक्चर्ड सैंड जो है, इसका उत्पादन 30 मिलियन टन तक करना है। 30 मिलियन टन तक, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा होगा। और इसकी वजह से कॉस्टिंग तो कम आएगी ही आएगी, और साथ में इस तरीके की जो सीमेंट और रेत हो गई, इसकी पैदावार भी कम करनी पड़ेगी। राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा। अभी कुछ टाइम पहले ही विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, और बीजेपी ने राजस्थान में अपनी सरकार बनाई हुई है। राजस्थान के गवर्नर हैं हरिभाऊ किशन राव बागटे। कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा स्वर नाम का एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? दरअसल भाषा संबंधी जो बाधाएं होती हैं, उन्हें दूर करने के लिए यह प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो इसको गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब ये जो स्वर प्लेटफॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है स्पीच एंड रिटन एनालिसिस रिसोर्स। ये प्लेटफॉर्म अपने आप में एक पोर्टल, या आप बोल सकते हो वेबसाइट है। इस वेबसाइट की खास बात यह होगी कि देखिए, होता क्या है कि कई बार जो कि रीजनल लैंग्वेज नहीं जानने वाले लोग हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तेलुगु लैंग्वेज जानते हैं लेकिन गुजरात में अपने काम धंधे की वजह से रह रहे हैं, या मान लीजिए बहुत सारे ऐसे हैं जो पंजाबी जानते हैं या आसामी लैंग्वेज जानते हैं बट गुजरात में रह रहे हैं और सरकार तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाते हैं। तो उनके लिए वेबसाइट लॉन्च करी गई है। इस वेबसाइट के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक चैटबॉट है। उसमें जाइए और आपको जो भी बोलना है माइक पे आप बोल दीजिए वहां पर, और आपकी कंप्लेन रजिस्टर हो जाएगी। इसमें आप दो तरीके से रजिस्टर कर सकते हो, या तो आपको कंप्लेन करनी है या फिर सरकार की स्कीम्स को फीडबैक देना है। दोनों ही चीजें आप यहाँ पर लॉक कर सकते हो जाकर। और गुजरात के गवर्नर हैं इस टाइम पे आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत। भारत और नेपाल के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सूर्य किरण। सूर्य किरण नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। और ये जो एक्सरसाइज है, इसकी शुरुआत कल के दिन से चालू होने वाली है। 31 दिसंबर से ये चालू होगी और इसका समापन होगा 13 जनवरी को। एक साल ये भारत में कंडक्ट करी जाती है, फिर अगले साल नेपाल में, फिर भारत में, फिर नेपाल में, मतलब ऑल्टरनेटिव ईयर्स में ये दोनों देशों में कंडक्ट करी जाती है। इस बार की जो एक्सरसाइज है, ये नेपाल में हो रही है। नेपाल में एक जगह पड़ती है और इस जगह का नाम है साल झंडी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साल झंडी। इस जगह पर इस बार ये एक्सरसाइज कंडक्ट करी जा रही है। इंडियन आर्मी की तरफ से 334 सोल्जर्स इसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं, और भारत की तरफ से गोरखा राइफल्स यहाँ पर हिस्सा ले रही है। वहीं नेपाल की तरफ से अगर बात करी जाए तो उनकी जो एक बटालियन है जिसका नाम है श्री जंग बटालियन। क्या नाम है? श्री जंग बटालियन। तो ये दोनों बटालियंस यहाँ पर हिस्सा लेंगी। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, और नेपाल में राष्ट्रपति हैं इस टाइम पे रामचंद्र पौडेल। और अभी कुछ टाइम पहले ही 2024 में ही नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं केपी शर्मा ओली। कौन है? केपी शर्मा ओली। साल 2024 में भारत सरकार के आंकड़ों के आधार पर सबसे ज्यादा आज तक का कोयले का उत्पादन हुआ है। कितना उत्पादन हुआ है? मतलब हर साल के कंपेयर में देखें तो 2024 में कोयले का उत्पादन सबसे ज्यादा हुआ है, और ये हुआ है इस बार 997.8 मिलियन टन। और इसमें भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे ज़्यादा किस ऑर्गेनाइजेशन ने कोयले का उत्पादन किया है? तो ये है कोल इंडिया लिमिटेड। और इसके लिए पिछले साल कोल इंडिया लिमिटेड को सम्मानित भी किया जा चुका है ऑलरेडी। कोल इंडिया लिमिटेड पिछले 3 सालों से लगातार कोयले का उत्पादन पूरे भारत में सबसे ज़्यादा कर रही है। भारत सरकार ये टारगेट लेकर चल रही है कि साल 2030 तक प्रति वर्ष जो कोयले का उत्पादन है, ये बढ़ाकर
140 मिलियन मीट्रिक टन इसको और ज्यादा बढ़ाना है, मतलब 997 के आगे 140 मिलियन टन इसको और बढ़ाना है 2030 तक। ये कौन सी म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एक नई फंड ऑफरिंग लॉन्च करी गई है, मतलब एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है। तो इसको आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल म्यूचुअल फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है। स्पेशली रूरल एरियाज के लिए इसको लॉन्च किया गया है, और इसमें बड़ा आपको इंटरेस्ट मिल सकता है। और म्यूचुअल फंड एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है जो कि शेयर मार्केट पर बेस्ड होता है। इसमें रिस्क भी होता है, बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं जिसमें लो रिस्क होता है। लो रिस्क में कम फायदा भी मिलता है, लेकिन हाई रिस्क होता है तो उसमें फायदा भी ज्यादा होता है। तो ये जो प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है एनएफओ आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल्स के द्वारा, ये स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लॉन्च किया गया है, लेकिन इसमें हाई रिस्क है। हाई रिस्क का मतलब आपका पैसा डूब भी सकता है, लेकिन फायदा अगर होगा तो फायदा भी फिर बड़ा होगा। आईसीआईसीआई प्रुडेंशियल की स्थापना 1993 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई, और इसके चेयरपर्सन है निमेश शाह। कौन है? निमेश शाह। ये कौन है जिनको एशियन बॉक्सिंग बॉडी में बोर्ड मेंबर के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो ये भारतीय मूल के हैं और इनका नाम है अजय सिंह। एशियन बॉक्सिंग बॉडी में बोर्ड मेंबर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है वहां पर भारतीय बॉक्सर्स की जो नीड एंड डिमांड्स हैं उनको ये बखूबी अब वहां पर रखेंगे और भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। इतना ही नहीं, आसाम की जो बॉक्सर हैं लवलीना बोरगोहेन, जो कि टोक्यो ओलंपिक्स में अभी मेडल भी लाई थी भारत के लिए, इनको एथलेटिक कमीशन में अपॉइंट किया गया है। मतलब डायरेक्टली अगर देखा जाए तो भारतीय बॉक्सर जो होंगे उनकी बात उठाएंगी लवलीना बोरगोहेन, और अजय सिंह तो बोर्ड मेंबर में अब रहेंगे ही। ये कौन से देश की संसद है जिसने अपने कार्यवाहक राष्ट्रपति के ऊपर इम्पीचमेंट की प्रक्रिया अभी चालू करी हुई है? तो ये देश है साउथ कोरिया। देखिए, मैं आपको पूरी स्टोरी समझा देता हूँ। साउथ कोरिया के जो अभी तक राष्ट्रपति थे, इनका नाम है यून सुक योल। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, यून सुक योल। ठीक है। इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगे कि ये संविधान का गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और देश का मैनेजमेंट बेहतर तरीके से इनका ऑफिस नहीं कर पा रहा है, जिसके लिए ऑपोजिशन ने इनके ऊपर कई सारे चार्जेस लगाए। फिर उसके बाद संसद में कार्यवाही स्टार्ट हुई। ये जो चार्जेस इनके ऊपर लगाए गए थे, ये दिन था 3 दिसंबर, और 3 दिसंबर को ही इनको इनके पद से हटा दिया गया और पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया था। 14 दिसंबर को इनके ऊपर इम्पीचमेंट सिद्ध हो गया। मतलब साउथ कोरिया के जो राष्ट्रपति थे यून सुक योल, ये अपने पद से पूरे तरीके से हटा दिए गए क्योंकि इम्पीचमेंट सिद्ध हो गया। अब क्या हुआ कि एक्टिंग प्रेसिडेंट उस टाइम पर जो थे, उन्होंने प्रेसिडेंट की जगह ले ली। और ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, ये हैं हान डक सू। उसके बाद इनके ऊपर भी लगाया गया इम्पीचमेंट, और अब इनके ऊपर भी इम्पीचमेंट सिद्ध हो चुका है पूरे तरीके से। तो ये भी अब अपने पद से जा चुके हैं। और जब तक अगले परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं, साउथ कोरिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनका नाम है चोई सांग मॉक। चोई सांग मॉक, ये वहां के एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में कार्यरत रहेंगे। आप समझ सकते हैं, साउथ कोरिया हो गया या जापान हो गया, ये दुनिया के कुछ ऐसे देशों में है जहां पर ऑनेस्टी सर्वोपरि है। यहाँ के लोग अगर अपने ऑफिस भी 1 मिनट लेट पहुंचते हैं तो वो गिल्ट में आ जाते हैं। कई सारे ऐसे केसेस जापान और साउथ कोरिया के हैं जहां पर लोग ऑफिस अगर लेट पहुंचे हैं तो उन्होंने उसी दिन अपनी मर्जी से रिजाइन भी कर दिया है। इतने ज्यादा ऑनेस्ट हैं यहाँ के लोग। तो इम्पीचमेंट जब उठता है तो फिर वो सिद्ध भी हो जाता है आसानी से। यहाँ पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को उनके पद से हटाना। ये कौन से क्रिकेटर हैं जिनको मेलबर्न क्रिकेट क्लब की तरफ से क्रिकेट मेंबरशिप ऑफर करी गई है? तो ये है द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, और भारत रत्न से भी सम्मानित किए जा चुके हैं साल 2014 में। आज तक सबसे कम उम्र के भारतीय हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनको एयरफोर्स में पोस्ट भी दी गई थी साल 2010 में। उस टाइम पे इनको विंग कमांडर की पोस्ट दी गई थी। फिलहाल अगर बात करें तो मेलबर्न क्रिकेट क्लब जो है ये लेजेंडरी क्रिकेटर्स को ही मेंबरशिप ऑफर करता है। सचिन तेंदुलकर को इन्होंने मेंबरशिप ऑफर करी, और सचिन तेंदुलकर ने इसको एक्सेप्ट भी किया। तो फाइनली अब एमसीसी के ऑनररी क्रिकेट मेंबर बन गए हैं सचिन तेंदुलकर। ये कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने हाल ही में कोलैबोरेशन कर लिया है, मतलब इन दोनों का मर्जर हो गया है, और ये फाइनेंशियल क्षेत्र में
ट्रेड एंड कॉमर्स को बढ़ावा देंगे। तो ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक तो जिसका नाम है अल्फा नियॉन ग्रुप और दूसरी है ऊर्जा अडानी। तो इन दोनों का जो है ये मर्जर हो गया है। अल्फा नियॉन ग्रुप जो है ये केरल बेस्ड एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है और इन्होंने ऊर्जा अडानी के साथ ये जो पैक्ट किया है, तो अब दोनों कंपनियां एक साथ मिलकर फाइनेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को आगे बढ़ाएंगी। मेरा जो जीएस जीके का फाउंडेशन बैच है उसमें ये सारा सिलेबस कवर रहता है, आप एक बार इसको चेक कर सकते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज यहाँ पर आप देख सकते हो। कोई भी टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा हुआ है। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस इससे मैच कर लीजिए। अगर आपको लगता है आपका सिलेबस पूरा हो रहा है तो आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। इस बैच का डायरेक्ट लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस टाइम पर ईयर का लास्ट ऑफर भी चल रहा है, ये ऑफर न्यू ईयर तक है, उसके बाद ये ऑफर नहीं रहेगा। फिर केवल 30% डिस्काउंट ही आपको मिलेगा। तो इस टाइम पर 50% डिस्काउंट का आप फायदा उठा सकते हैं मेरे हर एक बैच में। बैच का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जैसे ही आप उसमें जाएंगे आपको सिर्फ 50 कोड लगाना है। कोड लगाते ही फी जो होगी वो आधी हो जाएगी। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर स्पेशल प्रीमियम बैचेस वाले ऑप्शन में मेरे कोई भी बैच को अवेल कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी वाले भी ध्यान रखें, तैयारी चालू कर दीजिए, फिर आखिर में समय नहीं मिलेगा। इसके लिए भी स्पेशल बैच ऑलरेडी लॉन्च्ड है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, आप में से कितने लोग ये बता सकते हैं कि भारत के पहले एक्टिंग प्राइम प्राइम मिनिस्टर कौन थे? यहाँ पर परमानेंट प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं हो रही है, ये चीज़ ध्यान रखिए। अच्छा, एक और अनाउंसमेंट है। एग्जाम कार्ड में जो बुक्स हैं, तो बुक में आपको पता ही है मेरी जो किताबें हैं उसमें करीब मैक्सिमम हम लोग 15% 20% ही ऑफर दे पाते हैं। लेकिन इस टाइम पर न्यू ईयर की वजह से ये सेल आई हुई है और ये सेल मेरे हाथ में नहीं होती है, हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके हाथ में होती है। और इस टाइम पर आपको 42% तक मेरी किताबों में सेल मिल रही है न्यू ईयर की वजह से। तो मेरी किताबों का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाकर आप इन किताबों को ऑर्डर करके अपने घर मंगा सकते हैं। एसएससी हो गई, आरआरबी की जो बुक है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है हर एक रेलवे एग्जाम के लिए, और चाहे मेरी स्टैटिक जीके की ही किताब क्यों ना हो। एग्जाम कार्ड का जो लिंक है वेबसाइट का वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाकर आप इन्हें ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।